सो हाय एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडैट में। हाजिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने। ये वीडियो आज की हमारी पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, जिसे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ लकी सर। लकी सर, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सर से डिस्कस करने वाले हैं न्यू नोएडा के टॉपिक्स पे। सबसे पहले न्यू नोएडा की प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे और आगे आपको और भी कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी। तो सर, जैसा कि आज आपने भी सुना कि हम न्यू नोएडा के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू नोएडा की प्लानिंग का पर्पस क्या था, किस तरीके से, क्यों ही से प्लान किया गया सर? जब वो ग्रेटर नोएडा जैसे शहर, यमुना जैसे शहर थे, तो ऐसी क्या प्लानिंग की नीड पड़ी सर? देखिए आलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पॉडकास्ट में जोड़ने के लिए। जी सर। आज का जो विषय आपने रखा है न्यू नोएडा के नाम से रखा है। न्यू नोएडा एक्चुअल में क्या है, एक नई अथॉरिटी की परिकल्पना है सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की। जैसे कि आपको पता ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहले से नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, तीन अथॉरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं अभी, जो तीनों अपने आप में काम कर रही हैं। उनके अपने अपने रूल बाई लॉज का हैं, सब चीज़ें हैं। क्योंकि नोएडा जो अथॉरिटी है वो सबसे पुरानी अथॉरिटी है, सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई, तो सबसे बड़ी, और सबसे कह लीजिए कि वो 90% सैचुरेटेड हो चुका है, शहर कंप्लीट हो चुका है। उनके पास अभी लैंड बैंक बचा नहीं है, ऑलरेडी वो कवर्ड हो चुका है। उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हुई थी, तो ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा को भी आज की डेट में देखोगे आप तो 70% के आसपास ग्रेटर नोएडा का एरिया भी डेवलप्ड हो चुका है। देन उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अथॉरिटी कह सकते हो, जो 2001 में बनी थी, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, जिसे ईडा के नाम से ज़्यादा जानते हैं आजकल लोग, तो उसमें भी एक जो अलॉटमेंट है, एक वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और मतलब हालांकि उसका एरिया तो बहुत बड़ा रहने वाला है फ्यूचर में आगरा तक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। लेकिन जो फेज़ 1 का प्रोजेक्ट है, जो मोटा मोटा मान लीजिए जेवर एयरपोर्ट तक के अंडर में आता है, 30-35 किलोमीटर का, तो उसमें भी ज़्यादातर ज़मीनें अथॉरिटी ने अलॉट कर चुकी हैं या अलॉटेड की प्रोसेस में है। तो इन तीन अथॉरिटियों के साथ साथ क्या है कि यूपी में जैसे अब इन्वेस्टमेंट का माहौल देख रहे हो कि सबसे अच्छा अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मैक्सिमम यूपी के अंदर आ रहा है। यूपी में भी स्पेसिफाइड अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा एरिया में, जो बिल्कुल दिल्ली से कैपिटल है उससे सटे हुए हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। जो एक्सप्रेस हैं, हाईवेज हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी है, और एयर के मामले में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है तो उससे पूरा विश्व इससे जुड़ जाएगा। तो कहीं भी जो औद्योगिक रफ्तार होती है, जहाँ औद्योगिक के लिए मेन एक जो कह लीजिए जरूरी पहलू होना चाहिए, सबसे पहले वह होता है कनेक्टिविटी का मामला। तो कनेक्टिविटी के रीजन से ये जो पूरा एरिया है ये एकदम मतलब गोल्डन आप कह लीजिए लिंक है चारों तरफ से। आपका यमुना एक्सप्रेसवे से आप यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू टूवर्ड ईस्टर्न यूपी की तरफ आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, इवन कोलकाता तक जा सकते हो। इसके साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जुड़ा हुआ है, उससे आप लगा करके वेस्टर्न पार्ट इंडिया का जयपुर से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लेकर, और इधर आपका सोनीपत, चंडीगढ़, देहरादून, नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता है। वो सारी ही सब चीज़ें इस पूरे एरिया को एक यूनिक लोकेशन देती हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स का यहाँ पर कह लीजिए, या बड़े बड़े जो फॉरेन के भी आजकल देख रहे होंगे आप, फॉरेन से भी काफ़ी एफडीआई जो इंडिया में आ रही है, उसका मैक्सिमम पार्ट ईडा एरिया में, ग्रेटर नोएडा एरिया में इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसी को देखते हुए क्या कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा अप्रूवल प्रपोजल आते हैं, लोगों की डिमांड है, और लोगों की डिमांड के अलावा भी एरिया का रीजन में बहुत एक मतलब ज़रूरत है। एक औद्योगिक निवेश, एक औद्योगिक माहौल बहुत अच्छा बनना है। तो उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये एक परिकल्पना की थी कि भाई इनके साथ साथ और ज़रूरत है, तो एक नई एरिया की नया एरिया बनाया जाए, जहाँ पर एक नोएडा की तरह एक डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, रेजिडेंशियल का हो, और सब सारी जो फैसिलिटी होती है। तो उसी के ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ये न्यू नोएडा का एक प्रपोजल रखा, उसकी स्टडी कराई, प्लानिंग दिल्ली आर्किटेक्ट स्कूल ऑफ प्लानिंग, उसी से इनका स्ट्रक्चर बनवाया, उसकी प्लानिंग करवाई, उसका मैप अप्रूवल करवाया। तो वो सब प्रदेश सरकार की एक प्लानिंग के तहत हुआ। और इसकी कह लीजिए आप जो पूरी परिकल्पना के लिए जो नोडल एजेंसी बनाई थी सरकार ने, जिसकी देखरेख में, जिसके ऑब्जर्वेशन में बनेगा, वो जो नोएडा अथॉरिटी है उसको इसके जिम्मेदारी दी, पूरी एक नया शहर, एक नया अथॉरिटी, और उसका नाम भी न्यू नोएडा रखा।
हालांकि उससे नोएडा से उसका कोई ऐसा लिंक नहीं कह सकते कि आप भाई वो नोएडा के ही, लेकिन हाँ मतलब नोएडा अथॉरिटी का एक सेकंड पार्ट कह सकते हो। जैसे ग्रेटर नोएडा का ग्रेटर नोएडा फेज 2 है, इसी तरह वो आप नोएडा का न्यू नोएडा कह सकते हो। लेकिन उस अथॉरिटी के अंदर मतलब जो नोएडा अथॉरिटी है वो अपना अलग काम करेगी, और न्यू नोएडा अथॉरिटी जो होगी उसका एक अपना अलग स्टाफ, एक अलग अपना सीईओ, एक अलग अपना मतलब पूरा एक अलग होगा। लेकिन उसकी आज की डेट में जो जिम्मेदारी दी हुई है परिकल्पना की, जो डिजाइनिंग की, वो प्रदेश सरकार ने नोएडा अथॉरिटी को दी है। और उसने भी वो ऑलमोस्ट वहाँ पर एक लॉजिकल सर्वे होता है, भू जूलॉजिकल सर्वे होता है, और अपना ड्रोन सर्वे होता है, वो सब चीज़ एरिया कर चुके हैं। तो मैक्सिमम कह लीजिए आप जो एक प्रोसेस होती है किसी चीज़ के बनने की, प्रक्रिया गठन की, वो 90% हो चुकी है। और मतलब वहाँ पे आप देखोगे तो अभी न्यू नोएडा के नाम से एक छोटा सा ऑफिस भी खुला है जो नोएडा अथॉरिटी ने खोला है, जहाँ पे अपने वो शुरुआती जो कर्मचारी होते हैं, भूलेख वाले होते हैं, पटवारी होते हैं, सर्वे अमीन होते हैं, उनके लिए किया है। और अब जगह जगह वो बोर्ड भी लगाने वाले हैं। तो ये जो एरिया है ये ग्रेटर नोएडा और आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है, दादरी और सिकंदराबाद नामक जगह है। ये चीज़ें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीमा से लगी हुई है, और जो कि सिकंदराबाद एक बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वो नेशनल हाईवे पर भी पड़ता है, जो पुराना नेशनल हाईवे है गाजियाबाद लाल कुआं अलीगढ़ की तरफ जाता है। तो उसके रीजन के गांव में है वो, उन गांवों में दादरी से और वो सिकंदराबाद के बीच का जो रीजन है वो नोएडा अथॉरिटी के रीजन में आएगा। तो मेन इसका सेंटर पॉइंट जो रहेगा फ्यूचर में वो सिकंदराबाद मेन लोकेशन होगी वो हाँ सिकंदराबाद आप मान सकते हो, क्योंकि एक बड़ा शहर है, बड़ा वो लोग जानते हैं। तो मोटी मोटी तौर पे जो न्यू नोएडा की जो लोकेशन बनेगी वो आपकी सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रेटर नोएडा एरिया के बीच की लोकेशन रहने वाली है। ओके सर, आज के समय पे जैसे करंट की बात की जाए तो करंट में ग्राउंड पे क्या चीज़ है, अभी शुरुआती स्तर पे कहाँ पे है ये न्यू नोएडा की? देखो शुरुआती स्तर पे अभी शहर की, उसकी मैंने आपको बताया जैसे परिकल्पना तैयार हुई है कि भाई शहर इतने बड़े एरिया में बनेगा, उसके अंदर जितने नोटिफाइड विलेज है उसका प्रकाशन हो चुका है कि भाई ये गांव इस अथॉरिटी के अंदर आएंगे, यानी उन गांवों की राजस्व की ज़मीनें ली जाएंगी। तो वो काम अपने जो एक कानूनी स्तर पे एक गोपनीय तरीके से होता है, अथॉरिटी उस सरकार ने नोएडा अथॉरिटी की मदद से वो कर लिया है। और जो मुआवजे की दरें होती हैं, जो भी मुआवजा निर्धारण करना है, वो भी ऑलमोस्ट इसके इंटरनली उनकी बन चुकी है, लेकिन वो ऑफिशियली आउट अभी डिसीजन नहीं आया है। इन्होंने ये भी कह दिया कि शुरुआत में भी किन गांवों से हम ज़मीन की स्टार्टिंग करेंगे। वो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का जो कट है, लोहारली वाला कट बोलते हैं जिसको बील अकबरपुर का, उसके नियर बाई का जो विलेज है, आनंदपुर विलेज है, उन गांवों से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए आप अथॉरिटी का चलेगा। और अथॉरिटी ने वहाँ पे अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया है अभी, इनिशियल ऑफिस, जिसे आप कह सकते हैं अस्थायी ऑफिस। अभी मतलब ऐसा नहीं, प्रॉपर बिल्डिंग तो बनने में समय लगेगा और अलग, लेकिन अभी की चूँकि वहाँ लोग क्वेरी के आते हैं, उनके अथॉरिटी के सर्वे अमीन बैठते हैं, वहाँ लेखपाल पटवारी बैठते हैं, तो जो अभी वहाँ सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आप कह लीजिए कि मतलब जो एक प्रोसेस होती है कंपनी के एक गठन की होती है, कंपनी की एक प्रोसेस है, वो ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है। ऑफिशियली अगले 2 से 4 महीने में ऑफिशियली रूप से वहाँ पे हम सरकार द्वारा उसकी स्थापना की एक घोषणा भी होती है कि भाई हम नोएडा अथॉरिटी का एक गजट पास होता है। अभी वर्बली चल रहा है, सबको पता है चीज़ें, लेकिन जो प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंटली एक चीज़ होती है गठित कि भाई इस डेट को गठित हो गई नोएडा अथॉरिटी, अब इसका ऑफिशियली काम चलता है, इसका दफ्तर यहाँ पर है। तो उस स्टेज में है अभी, मतलब इनिशियल आप कह लीजिए जो प्रक्रिया, स्थापना की प्रक्रिया 90% पूरी हो चुकी है। ग्राउंड पर वो सर्वे अमीन वगैरह सर्वे कर रहे हैं, तो अगले 2 से 3 महीनों में अथॉरिटी की प्रॉपर स्थापना हो गई। और जो फर्स्ट फेज़ का काम, जो सबसे शुरुआती काम होता है किसी अथॉरिटी की स्थापना में, सबसे पहले वो ज़मीन का एक्विजिशन का होता है। तो अगले 3 से 4 महीने में वो प्रोसेस हम देखने को मिल सकती है हमको। ओके जी। तो जैसे ये सर इसमें चीज़ें भी डिक्लेयर थोड़ी बहुत तो स्टार्टिंग में की जाती है, तो हम ये मान के कब तक चल सकते हैं कि फ़ेज़ 1 हमें ज़मीन पे दिखना कब तक शुरू हो सकता है, इसका स्टार्टिंग कब तक हम इस चीज़ को ध्यान? देखिए आलिया जी, वैसे तो ये एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी का एक छोटा स्वरूप तो होता नहीं है। जी जी। ये कस्बा बनना, ये 100 मीटर के रेंज में है या 50 किलोमीटर की रेंज में है। ये एक पूरा एक सिस्टमेटिक एक नया शहर बनेगा, जैसे नोएडा शहर है, ग्रेटर नोएडा शहर है। तो उसको बनने में सारा एक ग्राउंड लेवल पर काम होने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने पे, डेवलपमेंट होने में तो एक समय लगता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में अगर वहाँ पर स्टेज में काम शुरू होगा, ज़मीन सबसे पहला काम अगर ज़मीन एक्विजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम उसकी शुरुआत कह सकते हैं।
अथॉरिटी वहाँ डेवलपमेंट करेगी, इंडस्ट्री की स्कीम लाएंगी, रेजिडेंशियल की स्कीम लाएंगी, कॉमर्शियल की स्कीम, कुछ भी आए वो आएगी तभी तो वहाँ पे अथॉरिटी के पास एक लैंड बैंक होगा। लैंड बैंक अथॉरिटी किसानों से सीधा खरीदेगी, किसानों से खरीदेगी जब किसान उनको देंगे, और जब अथॉरिटी अपनी एक गजेट या एक अधिसूचना कह लीजिए वो जारी करेगी, तो उसको होने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया अभी 2-4 महीने में हो जाएगी, तो उसके बाद हमें ज़मीनें, तो उसके बाद चीज़ें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में हम देखें कि वहाँ भाई हमें इन्वेस्टमेंट किसी एक प्लॉट में करना है या किसी इंडस्ट्री में करना है, सेल परचेज, तो वो अभी चीज़ें वहाँ दूर की बात कहनी होंगी, बहुत दूर की चीज़ें हैं। अभी तो वहाँ पर अथॉरिटी द्वारा एक्विजिशन का काम चल जाए, उसके बाद अथॉरिटी सिर्फ एक्विजिशन करे, उसके बाद कोई स्कीम लाए, तब एक आम आदमी या एक आम इन्वेस्टर या एक एंड यूजर तब उसमें कुछ सोच सकता है इन्वेस्ट करने की, अपना चीज़ एंड पर्पस से यूज करने की। अभी शुरुआती स्तर पे देखेंगे तो वो एक एरिया अच्छा डेवलप हो रहा है, उस पर लोगों को नज़र रखने की ज़रूरत है, वॉच करने की ज़रूरत है कि कब टाइम पे कब स्कीम आएगी, क्या चीज़ आएंगी, तो उसे आने में भी थोड़ा सा 2 से 4 से 6 महीने का समय लगेगा। तो सर जैसा कि लोग ये कहते हैं अभी आजकल चीज़ें बहुत र्यूमर्स भी फैलते हैं और कुछ चीज़ें बेसिक भी होती हैं, ज़मीन पे भी होती हैं। अगर करंट में आज के समय में हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं न्यू नोएडा के लिए, तो अथॉरिटीज़ की तो कोई चीज़ अभी मार्केट में कुछ नहीं है, अथॉरिटी का अभी प्लानिंग है। वैसे क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अभी से वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले समय को देखते हुए? देखिए, चूंकि ये सुगबुगाहट तो पिछले 1.5 से 2 साल से है न्यू नोएडा की, मार्केट के अंदर भी है, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी है, सोशल साइट्स पर भी, और आम उसमें भी लोगों में अवधारणा बनी हुई है न्यू नोएडा की, सबको पता है। तो लोगों का नज़रें तो हैं उस पर, अवेयरनेस भी है, लोग क्वेरी भी करते हैं। लेकिन अभी वहाँ सीधे सीधे तौर पे देखेंगे एज ए कि मतलब शहर के अंदर कोई प्लॉट खरीद लें या शहर के अंदर कोई स्कूल खरीद लें या कोई इंडस्ट्री ले लें, उस टाइप की अभी कोई भी वहाँ गतिविधि देखने को आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर मतलब एक एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना चाह रहे हैं आप, तो वहाँ एक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक जो बचती है वो आप एक कृषि एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, वो भी आप ज़्यादा बड़ा लैंड बैंक नहीं ले सकते। भी अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने रोक लगाई है उस पर, मैक्सिमम मतलब 10 बीघा से नीचे नीचे की रजिस्ट्री हो सकती है, किसी कंपनी के नाम नहीं होगी, किसी ग्रुप के नाम, इंडिविजुअल हो सकती है। तो आदमी, छोटी इन्वेस्टमेंट वाला आदमी वहाँ पर 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे एज ए एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है। फ्यूचर में उसका फ़ायदा क्या होगा, उसको जो एग्रीकल्चर लैंड लेगा, जो कोई इन्वेस्टर उसके नाम होगी, तो अथॉरिटी वहाँ शहर प्लानिंग करने के लिए जो ज़मीन का एक्विजिशन करेगी, तो उसके बदले में जो कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा तो वो इंसान को मिल जाएगा। तो उसमें आज की डेट में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है कि जिस रेट में आज को आप में मिलेगी, मान लीजिए 1 साल बाद आपको मुआवजा मिलता है, तो उसमें 15 से 20 लाख का वेरिएशन होता है। तो वो एक मतलब रिटर्न का ठीक एवरेज कह सकते हो आप। सेकेंडली, आपका मैक्सिमम जो मुआवजे में आपका अमाउंट मिलता है वो सारा आपका वाइट होता है। ज़मीन खरीदने में आप थोड़ा बहुत पार्ट चल जाता है 19-20, बट एक एडवांस जो रहती है कंपनसेशन के अंदर, उसमें आपको मैक्सिमम सारा वाइट्स का पूरा आपके अकाउंट के अंदर आता है। तो एक वाइट की वैल्यू आदमी के पास आती है, और एप्रिसिएशन भी 20-25% आ जाता है 1-1.5 साल के अंदर। तो एक वो ऑप्शन अभी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, तो वो एक अपना ऑप्शन वो बचता है कि आदमी एग्रीकल्चर लैंड आज की डेट में ले सकता है। उसके अलावा अभी वहाँ कोई और दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। तो सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो इसमें एग्रीकल्चर लैंड में जाकर, तो क्या ये सेफ रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसमें भी कोई रिस्क है? देखिए, ज़मीन अगर आप ले रहे हो किसी एक ऑथराइज चैनल के थ्रू या ऑथराइज पर्सन के थ्रू, और ज़मीन तो देखो, और किसान की ज़मीन होती है, उसका सारा राजस्व रिकॉर्ड एक तहसील के अंदर होता है। तो वैसे तो 95 ना क्या कहूँ मैं, 99% कहूँ, सब चीज़ जेन्युइन ही होती है। बाकी अपनी एक तसल्ली के लिए या एक अपनी आदमी क्रॉस चेक के लिए एग्रीकल्चर लैंड लेना बिल्कुल सेफ़ तरीका है। गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, ऐसा नहीं कि आप इलीगल खरीद रहे हो, आप ले सकते हो। गवर्नमेंट की एक स्टाम्प ड्यूटी होती है, उसको दे सकते हैं, जिस किसान से आपके जिस रेट में आपकी डील्स की बात होती है ले करके, और वो आप रजिस्ट्री अपने फेवर में हो जाती है, रजिस्ट्री आपके नाम होगी। इसमें कुछ भी 1% रिस्क नहीं रहता, बशर्ते कि आप जिस चैनल से या जिस ग्रुप के मार्फत, जिस पर्सन के मार्फत आप वहाँ पे देख रहे हो, वो आपके रिलायबल पर्सन हो, भरोसेमंद हो। तो लेकिन प्रोसेस ये लीगल, ये प्रोसेस अनलीगल नहीं है कि भाई हम खरीद रहे हैं, सरकार अलाउड नहीं करेगी। अभी तक तो वह लीगल वैलिड है, आप ज़मीन खरीद सकते हो, अपने नाम कर सकते हो।
फ्यूचर में तब भी उसकी सरकार को अथॉरिटी को प्लानिंग जरूरत पड़ेगी एक्विजिशन की, खरीदेगी, और जो भी उस ज़मीन का मालिक XYZ होगा उसके अकाउंट में वो सारा मुआवजे का पैसा जाएगा। कहने वाले सर लोग ये भी कहते हैं, लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास, क्योंकि देखिए बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है इनसे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर लैंड, वो भी जो आपकी एक्वायरमेंट में जा रही है उसकी डिटेल्स कम होती है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी लोगों के आते हैं कि मतलब उनको किसी ने ये बोल रखा है कि आप अगर ये एक्वायरमेंट वाली लैंड लेते हो तो इसमें मुआवजा सीधा आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसान को ही मिलता है। नहीं, ये सारी तरह की भी बातें देखो अभी सब चीजें, क्योंकि मैंने बताया ना अभी अथॉरिटी का अभी नाम है अभी, लेकिन अथॉरिटी का भी गठन नहीं हुआ है। जिसको कहते हैं एक कोई भी बॉडी बनती है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी उसका अपना एक लॉज होते हैं, बाई लॉज होते हैं किसी भी उसके। तो अभी मैं कहने लगूँ या कोई थर्ड पर्सन कहने लगे या इवन कोई भी कहे, अभी तो कोई भी उसकी नहीं कह सकता कि ये नियम है, क्योंकि वो चीज़ें अभी बनकर के अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ। तो अथॉरिटी गठन होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, तो उसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बाई लॉज होते हैं कि हम कंपनी और नोएडा के नाम से एक अथॉरिटी का गठन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी हमारी प्लानिंग क्या है, इसकी ईयर वाइज प्लानिंग क्या रहेगी, और इसमें बाई लॉज क्या है, किसानों से हम ज़मीन खरीदते हैं, किस तरह ज़मीन खरीदी जाएगी, उसके बदले में कितना मुआवजा होगा, कितना % प्लॉट होगा, कितनी % हिस्सेदारी होगी, कितना मुआवजा देना है, किसी गांव का किसी का नहीं देना, वो सारी चीज़ें वर्बली तो मैं भी आपसे कुछ कह लूँ, कोई थर्ड पर्सन भी कहे, लीगली वो सारी सब चीज़ें जब अथॉरिटी का गठन हो जाता है, अथॉरिटी की कंपनी बन जाती है, तो वो एक पब्लिक डोमेन में चीज़ आती है, उसमें देख के आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। बाकी ऐसा अभी कुछ नहीं है, ना ये रिस्की चीज़ है कि आप ज़मीन लेते हो तो आपके नाम मुआवजा नहीं मिलेगा। ज़मीन का रजिस्ट्री होना भी एक गवर्नमेंट के पक्ष द्वारा ही होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस भी गवर्नमेंट द्वारा स्थापित होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी भी गवर्नमेंट को ही पेड की जाती है, उसके द्वारा आप ज़मीन खरीदते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन कोई भी आदमी खरीदता है, उसको आज़ादी ज़मीन खरीद सकता है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के सहारे से, पेमेंट दे करके। तो उसमें खरीदने में 1% भी इफ़ एंड बट का कोई रिस्क नहीं है, ना ही उसके नाम ज़मीन बंदे के जिसके है उसको कभी फ्यूचर में मुआवजा मिलने में दिक्कत होगी। बस मेन चीज़ मैंने जो आपसे बताया 1% कई बार होती है कि कोई आपको ज़मीन ही जो आपने ली वही कोई विवादित ज़मीन हो, उसी पे कोई विवाद हो, घरेलू विवाद हो, या कई बार ग्राम समाज की ज़मीन का इशू आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड में, तो उस चीज़ को देखकर खरीदने में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ज़मीन हमारे नाम अगर आ गई तो उसको मुआवजा नहीं मिलेगा या अथॉरिटी मुआवजा नहीं देगी या कुछ भेदभाव करेगी, वो नहीं करेगी। बाकी 100% चीज़ें जब अथॉरिटी का गठन हो जाएगा उसके चीज़ें निकलेंगी तब। बाकी ज़मीन लेने में आज की डेट में भी आपको 1% भी कोई मनाही नहीं है, नहीं कहीं लॉजिकल या इलीगल रोक है कोई भी। ये जो पूरा प्रॉपर एरिया है, इसकी बेसिक प्लानिंग की बात की जाए तो वो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है हमें? देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एरिया बिल्कुल ग्रेटर नोएडा से जी, जो अभी ग्रेटर नोएडा एग्जिस्ट कर रहा है, जो ग्रेटर नोएडा परी चौक है, उसके जो आउटर सेक्टर्स है जैसे कि कोटेक 11 हो गया, और एक जो DMIC का कॉरिडोर है, जहाँ तक ग्रेटर नोएडा की बाउंड्री है, मतलब लिमिट है अथॉरिटी की, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट जो आता है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उससे जस्ट सटा हुआ। तो ये जो नया शहर बनेगा तो मतलब इसकी फ्यूचर में कनेक्टिविटी या लिंक देखोगे तो आप ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ शहर है, लेकिन एक क्योंकि बड़ा शहर प्लानिंग है तो बहुत लंबे एरिया में होगा, कम से कम जो इसका वर्ग किलोमीटर का लगा हो कम से कम 50 वर्ग किलोमीटर के रेडियस में होगा। आपका जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बीलकपुर गांव में कनेक्ट करता है, जो GT रोड पर, यहाँ से स्टार्ट होकर के और सिकंदराबाद से लेकर और गुलावटी हापुड़ तक के इसमें गांवों की प्लानिंग है। तो लेकिन वो प्लानिंग फेज हिसाब से होती है, धीरे धीरे होती है। लेकिन पहले फेज में ये जो मेन इसका एरिया पड़ेगा, आप वो सिकंदराबाद एरिया कह सकते हो, सिकंदराबाद जो एरिया है उससे सटा हुआ शहर बनेगा। और ये एक तरह से कह लीजिए ग्रेटर नोएडा का मतलब एक सब सिटी मान लीजिए, ग्रेटर नोएडा सटा हुआ, तो नेक्स्ट टू ग्रेटर नोएडा कह सकते हैं आप। तो इसका वो एरिया रहने वाला ग्रेटर नोएडा से नेक्स्ट वाले पार्ट में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इससे वेल कनेक्टेड होगा। दिल्ली हावड़ा जो रेल लाइन है वो इससे मेन कनेक्टेड है। और जो मैंने पुराना आपको ये हाईवे बताया गाजियाबाद अलीगढ़ वाला NH है, ये भी अब ये तो कनेक्टिविटी के मामले में 2-3 हाईवे और आपकी रेलवे से ये अच्छी तरह कनेक्टेड होगा। एयरपोर्ट से डिस्टेंस की बात, एयरपोर्ट से भी इसकी डिस्टेंस बात करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कह सकते आप। इसका भी न्यू नोएडा का एक जो पार्ट घूम करके जाता है, रेलवे लाइन के सहारे जाता है, वहाँ पर तो ये वेयर स्टेशन पड़ता है, एक वेयर चोला के स्टेशन, ये भी न्यू नोएडा की प्लानिंग में, लेकिन वो फेज 2 की प्लानिंग है।
तो ये बिल्कुल रेलवे लाइन के बिल्कुल आप लेफ्ट पे कह लीजिए न्यू नोएडा का जो पार्ट पड़ेगा वेयर और चोला रेलवे स्टेशन। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ देखी होगी, जो चोला रेलवे स्टेशन है ये मेन बड़ी लाइन है, दिल्ली कोलकाता रेलवे लाइन है, बड़ी लाइन है, बड़ी है। तो इससे और एयरपोर्ट तक की दूरी करीब 25-28 किलोमीटर पड़ती है। उस तक एक 60 मीटर का नया एक्सप्रेसवे और एक नई रेलवे लाइन भी वो अथॉरिटी द्वारा भी, प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रपोज्ड हो चुकी है, उसका सर्वे हो चुका है। तो एक तरह से कहने को ये कह सकते हो आप कि एयरपोर्ट बाई रेल और बाई रोड 60 मीटर के थ्रू सीधा न्यू नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे और आपका एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी होगी आने वाले फ्यूचर में। तो आपको बहुत ज़्यादा घूम के जाना, मतलब 25, 30, 35 किलोमीटर का मैक्सिमम रेडियस मान सकते हो, लेकिन वो भी डायरेक्ट एकदम एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा जो 25-30 मिनट का ही आपका एक्सेस रहेगा। तो कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे के और जेवर एयरपोर्ट के भी मतलब न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी बहुत ईजी और आसान रहने वाली है। हाँ जी सर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, थोड़ी पहले मैंने डिस्कस किया परचेजिंग, वो जो लैंड है एक्विजिशन वाली, जैसे हम एक्वायरमेंट वाली लैंड अभी परचेज कर सकते हैं। इसमें एक सवाल ये भी काफ़ी निकल के आते हैं लोगों को कि कुछ लोग जो सेल करते हैं, इसमें प्रॉपर वर्क करते हैं, उनका कहना ये होता है कि यहाँ पे फेजेस के अकॉर्डिंग भी लोग लैंड परचेज कर सकते हैं, जो लैंड फेज़ 1 में जाती है या फेज़ 2 में जाती है उसके अकॉर्डिंग भी। तो क्या कितने मतलब कहाँ तक ये बात सही है? देखो, इसमें मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई यहाँ लिया जी अभी। एक्चुअल ये कंडीशन ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आप, ना कोई और थर्ड पर्सन, ना इवन कोई मतलब ऑफिशियल तो बताएगा नहीं कि भाई हम पहले किस गांव के एक्वायर जमीन करेंगे। बिल्कुल यही चीज में, लेकिन एक्वायर का एक तरीका भी होता है, एक सिस्टम भी होता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करनी है चीज़ें वहाँ से करेंगे जहाँ पर हमारे पास आज के समय में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी वहाँ तक कनेक्टिविटी हो, रोड हो, जहाँ तक एक लोगों का आने जाने में एक सुविधाजनक हो। तो वो पॉइंट एक आप बिल्कुल 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जंगल में जा करके तो बनाओगे नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट बनाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत ही हुई, तो यमुना एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत जहाँ से चलती हैं, यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, उसके चलने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की बाउंड्री आती है, तो वहीं से फेज़ 1 की प्लानिंग करी। तो इस प्लानिंग अब मैं कहने लगूँ नहीं, पहले फेज़ में या फर्स्ट फेज़ में आपकी गुलावटी की ज़मीन एक्वायर होगी, वो नहीं होने वाली है। मैं कहूँगी फर्स्ट फेज़ में आपकी भाई बिल्कुल सिकंदराबाद। लेकिन मैंने जो बोला बिल्कुल, जो इसका ऑफिस अभी बनने वाला है, जो टेम्परेरी ऑफिस है, और जो अथॉरिटी की परिकल्पना पहला सेक्टर यहाँ बनना है, तो वो मैक्सिमम चांसेस है वही चीज़ होंगी। लेकिन वो सब जो पेरिफेरल एक्सप्रेस पे कनेक्ट करता है बी लगभग गांव के पास, यहाँ इस एरिया के आप नियर बाई, जो भी आप एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा वो चीज़ है, इसके आसपास का जो 5-7 किलोमीटर के एरिया है जहाँ पर आपका ये एक्सप्रेसवे या ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जी2 को कनेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में, आने जाने के मामले में, और अभी शुरुआत बिल्कुल जो ज़मीन बची हुई है, जो एकदम कह लीजिए और एक्विजिशन ग्रेटर नोएडा से बची है, तो वो ज़मीन आती है। तो मैक्सिमम 99% चांसेस है ज़मीनें उन्हीं गांवों से स्टार्ट होंगी। और ये नहीं होता कि भाई अथॉरिटी किसी सिर्फ एक गांव की ज़मीन खरीद सकती है या खरीदेगी। जब अधिसूचना जारी होती है, कम से कम 10, 15, 20 गांवों की ज़मीन एक साथ लेती है। तो 10, 15, 20 गांवों में लगाएंगे तो कम से कम 5, 7, 8 किलोमीटर का एक रेंज आ जाती है। तो उस रेंज का आसपास करके जो नियर बाई गाँव है, सिकंदराबाद टोल से पहले और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच का जो पार्ट है, मैक्सिमम संभावना शुरुआती इन गांवों से होगी। बाकी अथॉरिटी फिर ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं की खरीदेगी, धीरे धीरे खरीदेगी, लेकिन शुरू में 5, 7, 10, 15, 20 गांव, ये गांव आने वाले हैं वहाँ पर। ओके सर, जैसे कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी और लोगों को जो समझ में भी आ रहा होगा हमारी वीडियो देख के, इसमें कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करेंगे वीडियो देखने के बाद, कॉल्स आएंगी कि क्या आप हमें कोई लैंड या यहाँ पे कोई जेन्युइन चीज़ दिला सकते हैं। तो क्या आप अभी उनको इस बारे में क्या बोलेंगे, क्या कोई ऑप्शंस हम दे सकते हैं? अभी उनको यही सलाह दूंगा कि भाई अभी वहाँ जैसे किसी स्कीम आते हैं, जैसे मना अथॉरिटी की अभी स्कीम चल रही है कि भाई स्कीम प्लॉट निकालें, वहाँ अप्लाई कर दो, आपका निकल जाएगा। इस जैसी तो अभी स्थिति आने में 1 साल से लेकर 2 साल का समय लग सकता है। वो तो फिर पब्लिकली चीज़ें जाती है, सब न्यूज़पेपर में होगी, कोई भी भर सकता है, हेल्प हम भी कराते हैं। अभी आज की डेट में आप न्यू नोएडा में देखते हैं कि भाई उसमें हमारे ऑप्शन के लिए क्या ऑप्शन मिल सकता है। हम एक इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, एक आम आदमी करना चाहे इन्वेस्टमेंट, कि मेरे लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है। मैंने कहा ना तो अभी वहाँ प्लॉट आपको मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगी, ना इंडस्ट्री मिलेगी, क्योंकि अथॉरिटी ने ऐसी कुछ स्कीम अभी लॉन्च, अभी सिर्फ और सिर्फ वहाँ जो ऑप्शन है वो आपको
ज़मीन मिल सकती है, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में बार बार बोलूँगा, एग्रीकल्चर लैंड ही वहाँ पर लीगली आप खरीद सकते हो। तो वो एक अच्छे जेन्युइन तरीके से आप खरीदो, जांच पड़ताल कर सकते हो। मिनिमम 1 बीघा लैंड होती है, मतलब उससे कम होती भी नहीं है सेल में। 1 बीघा 2 बीघा आप के बजट के अकॉर्डिंग, वो आप सेफेस्ट तरीका है, किसी अच्छे माध्यम से परचेज करें। उसकी संबंधित तहसील जो लगे उसमें आप उसकी जांच पड़ताल करें। ज़मीन आप खरीद के निश्चिंत हो जाए, कोई बिल्कुल इशू नहीं होगा 1% भी। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 30 लाख से स्टार्ट हो जाती है मिनिमम एक बीघे का। मतलब एक वर्ड में भी बोलो, एक अमाउंट आदमी सोचता है भाई किस अमाउंट तक में मतलब पॉकेट अलाउड कर सकती है, क्या ऑप्शन है। तो 1 बीघा लैंड जो आपको मिनिमम परचेज कर सकते हो आप, और जो मिनिमम प्राइस उसकी होने वाली है वो नियर अबाउट आप 30 लाख रुपए की रेंज में मान के चलिए। इतने अमाउंट पर आप 1 बीघे ज़मीन अपने नाम कर सकते हो। और उसके टेंटेटिव जो उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिलेगा, उसमें भी आपको साल भर भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो ऑन एवरेज में अभी ये कोई लिखित में नहीं कहता, जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जैसा कि है नियर अबाउट 50 लाख के आसपास कर पर बीघे का मुआवजा निर्धारित वहाँ आपका होने वाला है, रहेगा। तो आपका वही 15 से 20 लाख रुपए के आसपास का आपका बेनिफिट मतलब वेरी रेट का आ जाता, इतना डिफरेंस रहेगा अभी। तो इतने ऑप्शन में आज की डेट में कोई भी अगर करना चाहे, इन्वेस्टमेंट देखना चाहे, तो इस ऑप्शन में जा सकता है। लीगल तरीका है, कोई इशू नहीं है, जेन्युइन तरीका है। ज़मीन नाम होगी, म्यूटेशन होगी, बेफिक्र होकर के मतलब मुआवजा आएगा तो आप ही के नाम अकाउंट में आएगा। ओके, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, आप ही से निकल कर आते हैं, जो मैंने सर के साथ डिस्कस किए। और यहाँ पे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब, जो स्टार्टिंग के सवाल के जवाब है, वो यहाँ से मिल गए होंगे। और भी जो क्वेश्चंस आपके होते हैं न्यू नोएडा से रिलेटेड, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड, या फिर यमुना अथॉरिटी से भी रिलेटेड, आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमसे। हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें उसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐड ऑन करेंगे, और उसका जवाब आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं न्यू नोएडा के शहर में, कुछ भी अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर टीम न्यू नोएडा पे भी एग्रीकल्चर लैंड में काम करती है, तो हम आपको जेन्युइन एंड सेफ लैंड वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमें इस पॉडकास्ट में ज्वाइन किया, और आशा करते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। हम वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।